Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is inclusive education यानी कि समावेशी शिक्षा. Friends, in this session we are going to discuss inclusive education अर्थात समावेशी शिक्षा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले यानी समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन. तो सबसे पहले हम इसके अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे एंड देन इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की नींव कहाँ से पड़ी उसके बारे में बात करेंगे. वो कौन सा सम्मेलन जिसमें समावेशी शिक्षा की बात कही गई. उसके बाद हम बालकों की बात करेंगे या समावेशी शिक्षा में आने वाले बालक या उनके प्रकार कहें हम मंदबुद्धि बालक, ठीक है, सामान्य बालकों को छोड़कर सामान्य बालक भी शामिल किए जाते हैं लेकिन सामान्य बालकों को छोड़कर यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक वो जिसमें प्रतिभाशाली हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए या दृष्टिबाधित हो गए या हम बात करें तो क्रिएटिव यानी सृजनशील बालक हो गए. इसके बाद बात करेंगे हम इंटीग्रेटेड और एक्सक्लूसिव एजुकेशन यानी कि एकीकृत और विशेष शिक्षा एंड यानी कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य यानी क्या क्या उद्देश्य हैं और उसकी गाइडलाइन उसके बारे में बात करेंगे. एंड इसी सेशन में हम यानी RPWD एक्ट के बारे में जो 2016 में आया उसके बारे में बात करेंगे. जो समावेशी शिक्षा के संबंध में या उस एक्ट के बारे में क्या है उसके बारे में बात करेंगे. एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड्स ये जो सेशन रहेगा हमारा 2 पार्ट में रहेगा. हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं कहाँ तक हो पाता है वो देखते हैं यानी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य तक इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा यानी RPWD एक्ट 2016 और समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यानी आज का सेशन. ओके तो फ्रेंड्स जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इंक्लूसिव सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ में जाते हैं. तो फ्रेंड्स यानी इंक्लूसिव का मतलब यानी इंक्लूसिव जो शब्द है वो बना है यानी इंक्लूड. इस तरह से समझने की कोशिश करिए यानी कि वर्ड इंक्लूड. तो जब भी हम इंक्लूड की बात करते हैं तो इंक्लूड का मतलब होता है यानी जोड़ना या फिर हम कहें यानी शामिल करना, किसी चीज़ को शामिल करना या किसी चीज़ में शामिल करना. तो इंक्लूड से ही इंक्लूसिव बना है. तो फ्रेंड्स इंक्लूड का मतलब होगा जोड़ना या शामिल करना. और हम बात करते हैं यानी एजुकेशन यानी शिक्षा. तो शिक्षा का अर्थ सीधा सीधा है यानी एजुकेशन का मतलब सीधा सीधा शिक्षा. तो फ्रेंड्स जब भी इंक्लूसिव और एजुकेशन यानी इंक्लूड और एजुकेशन को एक साथ मिला देते हैं तो उसका सीधा सीधा जो अर्थ बनता है वो बनता है यानी शिक्षा में शामिल करना, शिक्षा में मिलाना, जोड़ना या फिर शामिल करना. या फिर हिंदी अर्थ पे जाते हैं तो फ्रेंड्स होता है यानी समावेश करना. समावेश मतलब उस चीज़ में मिला लेना या जोड़ लेना. ओके फ्रेंड्स ये रही यानी शाब्दिक अर्थ की बात. तो कुल मिलाकर जो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा का, तो शाब्दिक अर्थ बनता है यानी शिक्षा में समावेश करना. तो शाब्दिक अर्थ यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के या समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है यानी शिक्षा में समावेशित करना या समावेश करना या मिला देना. तो कुल मिला के क्या मिला देना उसके बारे में हम कंप्लीट तरीके से मतलब समझाने की कोशिश करेंगे. ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यानी शिक्षा में समावेश करने का मतलब हुआ कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करना. जब भी हम यानी एक सेंटेंस या एक वाक्य में बात करें तो फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है यानी प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालक से संबंध वो भी बताएंगे. अब हम प्रत्येक बालक का यहाँ पर क्या मतलब है. प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में
शामिल करना या मिलाना या जोड़ना। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है यानी प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। क्योंकि जब भी हम बालकों के प्रकार यानी बालकों के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स कई तरह के बालक निकल कर आते हैं। एक तो सामान्य बालक होते हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षा जो मुहैया कराई जाती थी पहले, तो वो सामान्य बालकों को मुहैया कराई जाती थी जिनका IQ लेवल मतलब 90 से 110 कुल मिला के वो प्रत्येक क्षेत्र में इस तरह से बैलेंस्ड हों कि वो शिक्षा को अच्छी तरह से अधिकृत कर पाएँ, सीख पाएँ। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यानी प्रत्येक बालक का यहाँ पे संबंध है, चाहे वो पिछड़े बालक हों, मंदबुद्धि बालक हों, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, विकलांग बालक हों, दृष्टिबाधित बालक हों या प्रतिभाशाली बालक हों, ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको भी शामिल किया जाए। या फिर हम बात करें SC ST OBC, या फिर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे, भारतवर्ष की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी प्रजाति या जनजाति हैं। या फिर हम बात करें कि जो जंगलों में रहते हैं, घुमक्कड़ू जनजाति, या फिर हम बात करें बंजारे आदि टाइप, जिनका शिक्षा की मुख्यधारा से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। मतलब उन सब को, प्रत्येक बालक को, मतलब यदि हम बात करें 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना यानी समावेशी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को इवन प्राइमरी जो शिक्षा है वो तो मुहैया कराई जाए। तो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ हुआ, क्योंकि समाज का कोई भी, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी राज्य का, मतलब कोई भी ऐसा बालक ना हो जो शिक्षा से वंचित रह जाए, जिसको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा नहीं जाए, शामिल नहीं किया जाए। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो वो सभी बालक जो शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़े जाएं, ठीक है, वो समावेशी शिक्षा के हकदार हैं। तो कुल मिला के समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्यतः अर्थ होता है। यदि हम बात करते हैं बच्चों की, तो फ्रेंड्स यानी शिक्षा की मुख्य धारा में किस किस को शामिल किया जाता है, यानी जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालकों को तो शामिल किया ही जाता है। फ्रेंड्स, सामान्य बालकों से मतलब जिनकी बुद्धि लब्धि एकदम बैलेंस हो, इस तरह की हो, 90 से 110 की हम बात करते हैं, कुल मिला के वो चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और उसके साथ साथ यानी सामान्य बालकों के साथ साथ चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, ठीक, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हों, हम बात करें चाहे वो क्रिएटिव चिल्ड्रन हो यानी कि सृजनशील, चाहे वो शारीरिक अक्षम हों, चाहे हम बात करें वो वंचित बालक हों, क्योंकि समाज से वंचित भी कुछ बच्चे हैं। हम बात करते हैं कि SC ST OBC जनजाति वाले बच्चे, वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते, वो वंचित रह पाते हैं क्योंकि उनका रहन सहन इस तरह का होता है कि वो शिक्षा से नहीं जुड़ पाते। तो फ्रेंड्स, उन सभी को शामिल किया जाए। या फिर किसी भी जाति धर्म, बात करें हम किसी भी जात धर्म वर्ग, ठीक है, या फिर अमीर गरीब, सभी को शिक्षा में किसी भी बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की मुख्य धारा में प्रत्येक बालक को शामिल किया जाए। तो समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का सीधा सीधा अर्थ होता है, या समावेशी शिक्षा ये कहती है कि प्रत्येक बच्चे को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। प्रत्येक बच्चे का जो हक है, वो अधिकार है कि वो भी शिक्षा ग्रहण करें। तो उसमें सहयोग की भावना विकसित करने की बात हो, चाहे उसमें जो उसका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस विकसित करने की बात हो, ठीक है। तो कुल मिला के शिक्षा की मुख्य धारा में सबको शामिल किया जाए, जिसमें सामान्य बालक तो होते होते हैं, उसके साथ यदि हम बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको विशेष आवश्यकता होती है, या प्रतिभाशाली बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, सृजनशील हो गए, शारीरिक अक्षम हो गए, वंचित वर्ग के बालक हो गए, किसी भी जाति धर्म वर्ग या फिर अमीर गरीब सभी बालक। तो कुल मिला के समावेशी शिक्षा ये कहती है कि समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी बालक नहीं रहे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। तो प्रत्येक बालक को शिक्षा मिलनी चाहिए, प्रत्येक बालक को शिक्षा मुहैया होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा का अर्थ
ये होता है। तो प्रत्येक बालक को यानी कि कुल मिला के सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जाएं। ऐसा नहीं कि किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय आदि या अमीर या गरीब या सामान्य उनको ही सिर्फ शामिल किया जाए। तो शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स ये रही यानी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। और हम विस्तार से यानी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा में ये तो बच्चे शामिल हो गए इस, ठीक। और हम यदि बात करें तो समावेशी शिक्षा क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा में कुल मिला के सामान्य बच्चे जो होते हैं वो तो शामिल हैं। सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चे यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, उनको एक साथ शामिल किया जाए। कुल मिला के बिना किसी भेदभाव के एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ें या शामिल हों, ठीक है। ये किसी भी स्कूल, किसी भी टीचर, सभी का ये दायित्व है कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हों। उन सभी के लिए यानी कि दोनों के लिए एक ही स्कूल हो, एक विद्यालय हो, अलग से किसी स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रेगुलर जो स्कूल्स होते हैं उनकी बात समावेशी शिक्षा करती है कि उन्हीं स्कूल्स में चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित हो, चाहे वो वंचित समाज का हो, कुल मिला के समाज का ये दायित्व है या स्कूल का ये दायित्व है कि सभी बच्चों को समावेशित किया जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वो शिक्षा में उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा हैं, राष्ट्र का मूल्य हैं, राष्ट्र की एक बेशकीमती प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही फ्यूचर है। तो सभी को किसी भी धर्म, जाति विशेष के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो समावेशी शिक्षा कहती है कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो, क्योंकि उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आए कि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। एक अलगाव, हम यहाँ पे एक वर्ड यानी सेग्रीगेशन, अलगाव मतलब सेग्रीगेशन ना हो, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग ना हो। क्योंकि यदि कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम है या हम दिव्यांग कहते हैं, तो दिव्यांग बच्चा अपने आप को आत्मग्लानि महसूस ना कर पाए, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ यदि वो पढ़ेगा, एक ही क्लास, एक ही स्कूल, एक ही अध्यापक के साथ रहेगा, तो उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, समाज के प्रति उसकी आस्था बनेगी और देश और राष्ट्र के प्रति उसमें विश्वास आएगा, अपने जीवन के प्रति एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो कुल मिला के एक ही स्कूल में विशेष और सामान्य सभी बच्चों को शामिल करने की जो समावेशी शिक्षा है इस तरह पर उस पर बल देती है, या समावेशी शिक्षा दोनों को शामिल करती है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, एक ही स्कूल हो या रेगुलर स्कूल्स की हम बात करते हैं, जो नियमित स्कूल होते हैं उन सभी में प्रत्येक बच्चे को शामिल किया जाए। तो ये रही समावेशी शिक्षा, यानी कि दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाए, एक ही स्कूल में एक ही अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जाए, क्योंकि उनमें किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। ये रही समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स आई होप समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल यहाँ से क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि ये रही एक बात, तो हमने बच्चों की बात की, यहाँ पे समावेशी शिक्षा का ये अर्थ हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ यानी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, समावेशी शिक्षा के नींव की बात कर लेते हैं, किस तरह से समावेशी शिक्षा की नींव पड़ी, समावेशी शिक्षा की आखिर शुरुआत कब से हुई, क्यों इसकी आवश्यकता हुई। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यानी समावेशी शिक्षा की नींव। समावेशी शिक्षा की नींव, आखिर ये कहें समावेशी शिक्षा की सब प्रथम कहाँ पर बात की गई, या कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स जहाँ तक हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की बात करें, यानी नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि पहले समावेशी शिक्षा के आने से पहले ऐसा होता था कि जो सामान्य बालक हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के काबिल हैं, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, भाषागत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, संवेगात्मक स्तर पर हो, उन्हीं को एक शिक्षा मुहैया कराई जाती थी, उन्हीं को शिक्षा की यदि हम बात करें मुख्य धारा में शामिल किया जाता था। तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद यानी कि इस तरह की एक आवश्यकता, एक नीड
ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि समाज, प्रत्येक बच्चा समाज का हिस्सा है, उनका भी हक है कि वो भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान दें, समाज की तरक्की, समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दें। इसलिए प्रत्येक बालक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, विशेष कोई भी हो, किसी भी भाषा से आता हो, सभी को शिक्षा में शामिल किया जाए। इस तरह से कुल मिलाकर तो जो आवश्यकता हो, यानी कि एक आत्मविश्वास की, सहयोग की, इन सब की आवश्यकता के बाद ये माना गया कि प्रत्येक बालक को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो यहाँ से समावेशी शिक्षा की नींव पड़ती है। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की नींव की बात करें तो सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की बात कहाँ से होती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, एक डेट आती है, यानी कि 1994, बात 1994 की है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यानपूर्वक सुनें। यानी कि समावेशी शिक्षा की नींव या शुरुआत की हम बात करते हैं तो कहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की गई, तो एक वर्ष यानी 1994 यानी 1994 की बात है। 1994 यानी हम बात करें स्पेन, 1994 स्पेन की बात है। 1994 स्पेन में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसे हम विश्व सम्मेलन कहते हैं। तो एक जो सम्मेलन हुआ उसका नाम यानी सलमान का विश्व सम्मेलन। तो 1994 स्पेन में सलमान का विश्व सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो सलमान का विश्व सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं, जो 1994 में हुआ, जिसमें 92 यानी कि 92 देशों ने भाग लिया, ऑलमोस्ट 92 देशों में भाग लिया। और इसके साथ साथ यदि हम ऐड करते हैं तो 25 यानी 25 जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल कुछ संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी भाग लिया। तो 92 तो देशों ने भाग लिया, उसके साथ साथ 25 इंटरनेशनल संगठन यानी उन्होंने भी भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करते हैं, ठीक है। यदि हम देशों की बात करते हैं तो उनमें से भारत भी शामिल था, यानी उन 92 देशों में भारत भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, उसमें यानी शिक्षा से संबंधित एक थीम, यानी उस सम्मेलन में किस सब्जेक्ट यानी किस विषय पर बात हुई, तो उस जो सम्मेलन का सब्जेक्ट था, उसकी जो थीम थी, उसका जो उद्देश्य था वो क्या था। तो फ्रेंड्स, यानी कि शिक्षा से संबंधित उसमें बात की गई, शिक्षा को लेकर ही डिस्कशन था उसमें। तो उसका जो सब्जेक्ट था ये था कि विशेष जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे को तो शिक्षा मुहैया कराई ही जाती है, ये तो ठीक है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यदि हम बात करें यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रखा जाता है, वो तो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा संबंधी, जो भी बालक हैं विशेष आवश्यकता वाले, उनकी शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा संबंधी विषय पर डिस्कस किया गया कि उनकी जो शैक्षिक सुलभता की बात की गई, शैक्षिक सुलभता और समानता, शैक्षिक सुलभता और समानता। तो फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के यानी शैक्षिक सुलभता और दूसरी चीज़ समानता। तो जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं, उन बच्चों को यानी शिक्षा की सुलभता, किस तरह से शिक्षा सुलभ की जाए और एक समानता बिना किसी भेदभाव के साथ, यानी उनको समान शिक्षा मुहैया कराई जाए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इस बात को लेकर उस सम्मेलन में यानी सलमान का सम्मेलन में बात की गई, शिक्षा की सुलभता और समानता की बात की गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यानी सभी को समानता के आधार पर शिक्षा सुलभ कराई जाए। जो सब्जेक्ट उस सम्मेलन की थीम की बात करते हैं, तो उस सब्जेक्ट यानी उस सम्मेलन की जो थीम थी, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यानी उन सभी बच्चों को समानता के आधार पर शिक्षा सुलभ कराई जाए, जिसमें एक समानता भी रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही सलमान का सम्मेलन की बात। तो यहीं से जो इंक्लूसिव यानी कि समावेशी शिक्षा की नींव की बात कही जाती है, यहीं से जो
एक संप्रत्य निकल कर आया कि समावेशी शिक्षा, यानी कि शिक्षा में सभी को शामिल किया जाए। यदि हम बात करते हैं यानी समावेशी शिक्षा यानी कि ये जो सम्मेलन है समावेशी शिक्षा के संबंध में क्या कहता है या किस तरह से परिभाषित करता है, हमने परिभाषा की बात की तो किस तरह से परिभाषित करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इधर डिस्कस करेंगे जो सलमान का सम्मेलन है उसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा थी, शैक्षिक सुलभता और समानता की बात करने के बाद उन्होंने वो जो सम्मेलन है इस निर्णय पर पहुंचा कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी आधार पर यानी कि सामाजिक आधार पर, ठीक है, बौद्धिक आधार पर, फ्रेंड्स इस चीज़ को नोट करना क्योंकि कई बार परिभाषा देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा यानी कि सलमान का सम्मेलन किस तरह से परिभाषित करता है। तो फ्रेंड सामाजिक आधार पर, बौद्धिक आधार पर या फिर हम कहें मानसिक आधार पर, इसके साथ साथ शारीरिक रूप से या शारीरिक आधार पर, या फिर हम बात करें भाषाई, फिर बात करें भावनात्मक, कुल मिला के किसी भी आधार पर या किसी भी तरह से किसी भी आधार पर शिक्षा की सुलभता और समानता में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सलमान का सम्मेलन कहता है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित यानी सामाजिक आधार पर, बौद्धिक आधार पर, मानसिक आधार पर, शारीरिक आधार पर, भाषाई या भावात्मक या फिर और भी किसी आधार पर किसी बच्चे के साथ शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, सृजनशील हो, शारीरिक हो या वंचित वर्ग का हो, या किसी भी जाति, धर्म, अमीर गरीब कुछ भी हो, किसी भी तरह की उसकी भाषा हो। तो यानी सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भाषाई, भावनात्मक किसी भी आधार पर किसी बच्चे की शिक्षा से संबंधित उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे की जो शिक्षा है वो सुलभ कराई जाएगी और समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि जो 1994 यानी 1994 में स्पेन में सलमान का जो सम्मेलन हुआ, यानी वहाँ से समावेशी शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें भाग लेने वाले 92 देश थे, उसमें एक भारत भी था। तो फ्रेंड्स इसी तरह से भारत भी ये मानता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा सुलभ कराई जाए बिना किसी भेदभाव के। तो एजुकेशन सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा इस तरह से मानती है। तो फ्रेंड्स हमने बात की यानी कि समावेशी शिक्षा की नींव। तो समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत है वो सलमान का सम्मेलन से मानी जाती है। ये चीज़ नोट करने के इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि समावेशी शिक्षा की नींव कहाँ से होती है। तो 1994 में सलमान का सम्मेलन स्पेन से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा क्या है। तो भारत के दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा क्या है, ये तो रही बात सलमान का सम्मेलन के बारे में। अब यानी भारत के दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, तो सलमान का सम्मेलन की जो परिभाषा उसके बाद हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि NCERT क्या कहती है समावेशी शिक्षा के बारे में। अब हम NCERT की जो समावेशी संबंधित परिभाषा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो समावेशी शिक्षा बिल्कुल उसी तरह से मानती है कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो उस बच्चे का कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, ठीक है, या कोई भी लिंग हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का उसका समाज हो। बिकॉज हमारा जो भारतवर्ष है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के समाज और भाषा संबंधी लोग रहते हैं। तो NCERT क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को यानी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से पहले किसी भी बच्चे को उसके धर्म, उसकी जाति, उसके लिंग, उसकी समाज या उसके बात करें हम उसके परिवार, ठीक है, तो आदि किसी भी आधार पर उस बच्चे की शिक्षा संबंधी कोई भी भेदभाव
बिना किसी भेदभाव के, यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहें कि जो उसकी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में उसे शामिल किया जाएगा, उसकी शिक्षा संबंधी जो शिक्षा उपलब्धता है उसमें एक समानता होगी, एक सुलभता होगी, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म, लिंग, समाज या परिवार, ठीक है, उच्च वर्ग का बच्चा हो या निम्न वर्ग का बच्चा हो, या कोई भी SC ST OBC या कोई भी किसी भी जनजाति का बच्चा हो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में शामिल किया जाए और उसकी शिक्षा में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उसे दी जाए। तो कुल मिला के ये NCERT मानता है, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें, यानी कि जो शिक्षा होगी वो एक साथ होगी, बिल्कुल एक साथ सभी बच्चों के साथ, चाहे वो सामान्य हो, निम्न वर्ग का बच्चा हो, मंदबुद्धि बच्चा हो, चाहे वो अपंग जिसे हम विकलांग कहते हैं वो हो, दृष्टिबाधित हो, सभी को एक साथ और एक ही विद्यालय में, किसी विशेष प्रकार के कोई सी स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी। जो भी स्कूल हो, क्लास हो, सभी को एक साथ शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स ये NCERT भी मानती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रही बात, यानी समावेशी शिक्षा की परिभाषा के अर्थ हमने डिस्कस किया और परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि दो चीज़ और निकल कर आती हैं, यानी कि तीन चीज़ें हैं, यानी कि एक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसे हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। एकीकृत शिक्षा, एकीकृत के साथ साथ यानी समावेशी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड इसके बाद आती है एक्सक्लूसिव एजुकेशन। इन तीनों टर्म को यहाँ पर डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि एक्सक्लूसिव हम विशेष शिक्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एकीकृत शिक्षा की बात करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आपने नाम सुना होगा, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है, यानी कि समावेशी शिक्षा से पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत शिक्षा आ चुकी है, तो शिक्षा का एकीकरण तो कर दिया गया, इसके अंतर्गत जो शिक्षा है हमारी उसको एक साथ शामिल तो कर दिया गया कि प्रत्येक बच्चे को उसमें शामिल किया जाए। शिक्षा का एकीकरण वर्ग किसी भी बच्चे को यानी शिक्षा में शामिल तो कर दिया गया, उसका एकीकरण कर दिया गया, यानी इंटीग्रेट कर दिया गया। कुल मिला के उसके लिए कोई भी मानक तय नहीं किया गया, किस मानक के आधार पर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए, या फिर विशिष्ट कोई भी एक विशिष्ट यानी सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई, क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह ही सभी को हाँकने लगे, सभी को एक साथ से शिक्षा दी जाने लगी। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, चाहे वो उसको सुनने में दिक्कत है, चाहे वो डिसेबल्ड है, तो उसको विशेष तरह की एक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, शिक्षा का एकीकरण हो तो गया, लेकिन उसमें कोई भी मानक तय नहीं किया गया, शिक्षा के में कोई भी सुविधा नहीं प्रदान की गई, सामान्य और विशिष्ट को सिर्फ एक साथ कर तो दिया गया, लेकिन उस पर जो विशिष्ट बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ कर तो दिया गया, लेकिन विशिष्ट बच्चे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये रही बात फ्रेंड्स एकीकृत शिक्षा की। उसके बाद आई समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एकीकरण के बाद यानी इंटीग्रेशन के बाद जो समावेशी शिक्षा है उसमें विशेष बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ज़्यादा फोकस किया गया कि किस तरह से जो समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर, चाहे वो धर्म, जाति विशेष किसी भी समुदाय के आधार पर, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के साथ साथ उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ एक सहयोग, एक समानता और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। तो ये रही समावेशी शिक्षा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि हम एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष शिक्षा की बात करते हैं, तो विशेष शिक्षा थोड़ी सी अलग हटके है। इसके लिए किसी भी रेगुलर जो नियमित स्कूल्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती। तो किसी भी विशेष प्रकार के बच्चे को यानी विशेष जो डिसेबल्ड, बिल्कुल ही बुरी तरह से डिसेबल्ड है, उसके लिए उसके एक किसी कौशल को विकसित करने के लिए इनको अलग तरह से शिक्षा दी जाती है, यानी अलग इसके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, या अलग तरह से हम कहें कि उनको शिक्षित किया जाता है। यदि हम बात करें यानी टोटली ब्लाइंड, यहाँ पे दृष्टिबाधित की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लाइंड बच्चों की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनको विशेष तरह से यानी ब्रेल लिपि के आधार पर शिक्षा ग्रहण करना, यानी वो एक्सक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सक्लूसिव। तो तीनों टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस की जो अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं
पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई, उसके बाद समावेशी और एक्सक्लूसिव तो साथ साथ चलती है। यानी एक्सक्लूसिव यानी एक्सक्लूसिवली हम बात करते हैं तो एक्सक्लूसिवली यानी विशेष तरह से शिक्षा दी जाए। तो ये रही एक बात, समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे यानी समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा के अब हम बालकों के बारे में बात करेंगे, यानी समावेशी शिक्षा के बालकों के प्रकार। या तो हम बात करें समावेशी शिक्षा के जो बालक हैं, कौन कौन से बालकों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है, उनके प्रकार। या फिर बात करें उसमें समावेशी शिक्षा में शामिल होने वाले बच्चे, ठीक है, किन बच्चों को शामिल किया जाता है। या फिर हम बात करें यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। यानी सामान्य बच्चे जो होते हैं उनको विशेष आवश्यकता नहीं होती किसी विद्यालय, किसी स्कूल या किसी शिक्षा में, वो शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं, अच्छी तरह से सीख पाते हैं। हम बात करते हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें अलग तरह के बालक आते हैं जिसे हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहते हैं, यानी विशेष बच्चे कहते हैं हम, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से किस किस तरह के बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करें तो जो पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो पहले हम बात करते हैं यानी शारीरिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं उन बच्चों को शामिल किया जाता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो पहले हो गए यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग, ठीक है। जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या हम करें फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन बच्चों को शामिल किया जाता है। तो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ के बारे में। यानी 4 तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। उसमें से एक तो है यानी अपंग, जिसे हम यानी जो किसी भी तरह से अपंग हैं, या फिर बात करें अस्थिबाधित, किसी तरह से उनकी अस्थि प्रॉब्लम है, चाहे हम बात करें उनके यानी हाथ में प्रॉब्लम है, चाहे पैर में प्रॉब्लम है, चाहे और भी किसी तरह से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, हाथ जैसे हम कहते हैं कि हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ, इस तरह से, तो उनको भी शिक्षा में शामिल किया जाता है, यानी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग, उनमें पहले तो अपंग या अस्थिबाधित हो गए। इसके बाद बात करें तो श्रवण बाधित, जिनको जो सुनने में दिक्कत आती है वो बच्चे, ठीक है। यदि हम बात करें तो वाणी बाधित की बात करें तो जिनको सुनने में दिक्कत होती है, पहले अपंग या अस्थिबाधित हो गए, इसके बाद श्रवण बाधित और वाणी बाधित। एंड चौथे की यदि हम बात करते हैं ठीक है, तो दृष्टिबाधित, कुल मिलाकर जिन बच्चों की दृष्टि कमज़ोर है, ये देखने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो उस तरह के बच्चे। तो फ्रेंड्स ये तो रहे यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड, शारीरिक रूप से दिव्यांग, इन बच्चों को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बौद्धिक रूप से, बौद्धिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया है, यानी बौद्धिक रूप से जो डिसेबल्ड हैं वो उनको शामिल किया जाता है। बौद्धिक रूप से या बौद्धिक आधार पर जो भी चैलेंज महसूस करते हैं उनको, या डिसेबल्ड हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हम बौद्धिक रूप से जो डिसेबल्ड हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं बच्चे हो गए प्रतिभाशाली, जिनका बौद्धिक लेवल बहुत ही ऊंचा है, हाई है, 140 और उससे ऊपर है, वो प्रतिभाशाली बच्चे माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। एंड इस नेक्स्ट करें तो यानी क्रिएटिव बच्चे, जिन्हें हम सृजनशील कहते हैं या सृजनात्मक बालक कहते हैं, ठीक है, या रचनात्मक बालक कहते हैं। उसके बाद मंदबुद्धि, यस फ्रेंड, मंदबुद्धि बच्चों को भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सामान्य बच्चों के साथ या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ बैठकर यदि एक ही क्लास में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनका जो
इनका भी विकास हो पाएगा और ये अपने आप को यानी हीन महसूस ना कर पाएँ और कुल मिला के समाज से वंचित ना रह पाएँ। यही एक बात। अब हम बात करते हैं यानी प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि एंड हम बात करते हैं तो यानी लर्निंग डिसेबल्ड, जिनको अधिगम संबंधी दिक्कत हैं यानी सीखने संबंधी दिक्कत हैं वो बच्चे। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी बौद्धिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि तीसरे प्रकार के कौन से बच्चे हैं, यानी सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो सामाजिक रूप से या सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कौन कौन से बच्चे हैं, यानी फर्स्ट समस्यात्मक बालक या प्रॉब्लमेटिक बच्चे, समस्यात्मक बालक, या नंबर 2 की बात करें तो बाल अपराधी। तो फ्रेंड्स इन सभी बच्चों को यानी इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। अब हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन सभी को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले यानी अपंग दृष्टिबाधित बच्चे। दृष्टिबाधित बच्चे वो जो हाथ पैर से थोड़े से दृष्टिबाधित है, उनके जो यानी अस्थि या ये कहें कि उनके हाथ पैर किसी भी कारणवश टूट गए हैं या गर्भ से इस तरह के आए हैं कि वो सामान्य बच्चों से थोड़े हट के हैं, तो उनको भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। श्रवण बाधित, जिनको थोड़ी सी सुनने में प्रॉब्लम है, या वाणी बाधित, जिनको बोलने में दिक्कत है, उन सभी को। और या विधि हम बात करें तो दृष्टिबाधित, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड ना होकर उनकी दृष्टि थोड़ी भी कमज़ोर है, यानी देख पाने में वो दिक्कत महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी उन सभी बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास, एक ही कक्षा में उनको इंक्लूसिव यानी शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको भी शिक्षा में उपलब्ध कराई जाए। कुल मिला के हम बात करें तो उन सब का हक है, उन सब का अधिकार है। समावेशी शिक्षा कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो किसी भी तरह से डिसेबल्ड हो। तो फ्रेंड्स ये किसी एक अध्यापक, शिक्षक का दायित्व बनता है, स्कूल का उत्तरदायित्व बनता है कि इस तरह के बच्चों को, जिनको हम लर्निंग विद जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, उनके विशेष तरह से सुविधा प्रदान की जाए किसी भी स्कूल में। तो समावेशी शिक्षा इस तरह से भी कहती है कि इस तरह से चाहे कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड है तो उस तरह के बच्चों को, यानी यदि स्कूल में सीढ़ी हैं तो उनको रैंप बना दी जाए, क्योंकि बच्चा यदि व्हील चेयर पर आता है तो वो अच्छी तरह से वहाँ पे चल पाए, क्लास में भी जा पाए तो वो बहुत अच्छे से चल पाए। यानी कि किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे एक ही क्लास में प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ रहा हो उसको भी शामिल किया जाए, चाहे मंदबुद्धि बालक पढ़ रहा हो उसके भी शामिल किया जाए। तो ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं यानी प्रतिभाशाली बच्चे। तो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बच्चों को भी शामिल किया जाए, सृजनशील बच्चों को भी शामिल किया जाए। प्रतिभाशाली बच्चे जो सामान्य से हटके, यानी उनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत हाई होता है, जो अपने से अपनी उम्र से ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं। या सृजनशील बच्चे किसी विशेष एक ही कौशल में सृजनशील हो, यानी क्रिएटिव माइंड हो, वो बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे या अधिगम संबंधी कोई दिक्कत है वो बच्चे, उन सभी को शामिल किया जाता है। तो सामाजिक रूप से यदि हम बात करें तो समस्या मूलक बच्चे या बाल अपराधी, इन सभी बच्चों को यानी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये रही एक बात। हम बात कर लेते हैं यानी प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं और सृजनशील, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं प्रतिभाशाली और सृजनशील। प्रतिभाशाली बच्चों की यदि हम बात करते हैं यानी गिफ्टेड बच्चे जिन्हें हम बोलते हैं, यानी गिफ्टेड चाइल्ड प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रतिभाशाली वो बच्चे जिनका जो IQ, सबसे पहले तो हम बात करें, हमने जो इंटेलिजेंस
का एक चैप्टर डिस्कस किया, यानी बुद्धि, उसमें बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, जिनका IQ लेवल यानी बौद्धिक लेवल जो होता है 140 या एबव 140 यानी 140 से ऊपर होता है वो, तो इन बच्चों की कौन सी विशेषता होती है, यानी कि इनकी तर्क शक्ति जो होती है, लॉजिक पावर बहुत हाई, बहुत उच्च कोटि की होती है। इनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही हाई होती है। यदि हम बात करें तो इनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, ये बच्चे क्रिएटिव होते हैं यानी सृजनशील होते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग से हम बात कर रहे थे सृजनशील बच्चे अलग से भी होते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव यानी सृजनशील होते ही होते हैं। यदि हम बात करें अपनी उम्र से पहले, कुल मिलाकर उम्र से पहले बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, यानी अपने से बड़ों का मानसिक स्तर इनका होता है, या इनका जो सभी पक्ष, ये सभी पक्षों में बहुत ही, चाहे वो भाषागत पक्ष हो या गणित संबंधी कोई भी पक्ष हो या बौद्धिक पक्ष हो, इन सभी में वो ये आगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रतिभाशाली बच्चे। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं यानी क्रिएटिव बच्चे कौन कौन से होते हैं, उससे संबंध, यानी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव बच्चों से संबंधित, यानी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो CTET हो, UP TET हो, MP TET हो या KVS NBS, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी टीचर रिलेटेड एग्जाम हो, क्रिएटिव बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे यानी सृजनशील जो बच्चे होते हैं यानी क्रिएटिव बच्चे। क्रिएटिव चाइल्ड यानी सृजनशील बच्चे कौन से होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो इनका जो विचार होगा एकदम मौलिक होगा, अपना ओरिजिनल विचारधारा होती है, ये अपने तरीके से सोचते हैं। तो इनका जो विचार होगा एकदम मौलिक होगा, मौलिक मतलब एकदम ओरिजिनल, इनकी जो विचारधारा होगी ओरिजिनल होगी, अपनी होगी। किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति को लेकर अपनी एक विचारधारा महसूस, मतलब प्रस्तुत करते हैं, महसूस नहीं प्रस्तुत करते हैं। एंड यदि हम बात करें तो ये किसी भी परिस्थिति आदि से निकल लेते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन उसका बहुत अच्छी तरह से, किसी भी एक परिस्थिति का सॉल्यूशन ये डिफरेंट टाइप से सोच सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी क्षेत्र में यानी सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। किसी भी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो किसी भी कई क्षेत्रों में क्रिएटिव होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक, क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिव का मतलब है ये नई चीज़ ने, यानी किसी भी नवीन चीज़ की खोज करते हैं या नवीन चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी अपने तरीके से ये सोचते हैं। और हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनकी जो सोच होती है, चिंतन होता है, वो अपसारी होता है। ये बच्चे अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी चिंतक मतलब अपसारी चिंतन क्या होता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इनकी, ये कहीं डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। तो इनकी जो थिंकिंग, इनकी जो सोच या इनका जो चिंतन होता है, वो इनकी जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन क्या होता है, उसके बारे में एक वीडियो हम डिस्कस किया है, यानी एक टॉपिक जिसमें हमने यानी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्कस किया है, यानी अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में हमने डिस्कस किया है। यदि आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, यानी अधिगम मंच पर, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि अपसारी और अभिसारी चिंतक क्या होता है, यानी डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बच्चे होते हैं अपसारी चिंतक होते हैं या डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, थिंकर होते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है फ्रेंड्स, यानी किसी भी एक परिस्थिति को लेकर इनके सामने कोई भी एक समस्या हो या कोई भी एक टॉपिक सब्जेक्ट हो, उसको ये अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, या ये कहें कि किसी एक परिस्थिति की ये डिफरेंट यानी विभिन्न दिशाओं में उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये बहुत सारे सॉल्यूशन मुहैया कराते हैं एक परिस्थिति को, ये अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इनका जो चिंतन होता है वो यानी स्प्रेड होता है, यानी फैलाव में होता है। ये एक परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुल मिला के विभिन्न दिशाओं में इनका सॉल्यूशन होता है। ये नवीन खोज करते हैं, नवीन चीज़ का निर्माण करते हैं। तो ये रही अपसारी चिंतन की बात। इनकी जो सोच होती है वो मौलिक होती है, ओरिजिनल थिंकिंग, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, ये हो गया। यदि हम बात करें तो वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट पेंटिंग हो, या तकनीकी क्षेत्र हो या चिंतनशीलता हो, सभी में ये क्रिएटिव होते हैं, सृजनशील होते हैं, नवीन चीज़ों की खोज करते हैं और अलग से ये उस चीज़ का निर्माण करते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं
फ्रेंड्स इनकी जो इमेजिनेशन पावर है यानी कल्पना शक्ति, कल्पनाशीलता, ये कल्पनाशील होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत हाई होते हैं। ये जो होते हैं जिज्ञासु होते हैं, इनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। ये जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा इनके अंदर बहुत होती है। और इस टाइप के बच्चे यानी जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं या फिर सृजनशील बच्चे होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं। किसी भी परिस्थिति, किसी भी चीज़ का निर्णय वो अपनी दूरदर्शिता के आधार पर पहले ही बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही यानी क्रिएटिव बच्चों से संबंधित बात। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात कर लेते हैं क्रिएटिव बच्चों से संबंधित यानी दो चीज़ और इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्रिएटिविटी से संबंधित है, क्रिएटिव बच्चों से संबंधित और एक चीज़ है यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने इसका संबंध बिठाया यानी कि हम यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आए हैं क्रिएटिव बच्चों के साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो संबंध है, सबसे पहले हम बात करें तो इसकी बात करने वाले यानी कि एफ ऑसबॉर्न हैं। एफ ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की है। तो फ्रेंड ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो संबंध है क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता से है, क्रिएटिव बच्चों से है। तो इन्होंने बात जो की है यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यदि हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की बात करें, कोई भी एक ग्रुप है जो बहुत सारे उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने हमने एक समस्या, एक प्रॉब्लम, एक परिस्थिति महसूस की है, उनको एक समस्या दे दें तो फ्रेंड्स उसके यानी जो सॉल्यूशन आएंगे वो डिफरेंट यानी कि अलग अलग निकल कर आएंगे। अलग अलग तरह से एक बच्चा कई सॉल्यूशन प्रस्तुत करेगा तो अपने ब्रेन, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स ऑसबॉर्न ने ये बात की है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में यदि हम समस्या प्रस्तुत करते हैं तो वो अलग अलग तरह से अपने सॉल्यूशन प्रस्तुत करते हैं। मतलब अपने मौलिक विचार, अपने एक सोच, जो चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे ऑसबॉर्न ने प्रस्तुत किया है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्योंकि ये टॉपिक नहीं है इसलिए हम यहाँ पे संक्षेप में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी यदि ये पूछा जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का संबंध किससे है तो क्रिएटिविटी से है, यानी सृजनशीलता से है, क्रिएटिव चिल्ड्रन से है। तो फ्रेंड्स ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दी है तो एफ ऑसबॉर्न ने दिया है। बस इतनी सी बात यहाँ पे नोटिस करनी है, इतनी सी बात याद रखनी है। एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यानी दूसरी एक और चीज़ है यानी लैटरल थिंकिंग। तो लैटरल थिंकिंग की जब भी हम बात करते हैं तो लैटरल थिंकिंग का जो संबंध है वो भी क्रिएटिविटी से है। सिर्फ जिस तरह से यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का संबंध है, इसी तरह से लैटरल थिंकिंग है। लैटरल थिंकिंग क्या है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। किसी दिन बाद में लैटरल थिंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ इतना याद रखना कि चाहे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करें या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें या फिर लैटरल थिंकिंग की बात करें, तो उन सभी का संबंध यानी क्रिएटिविटी या क्रिएटिव बच्चों से है। तो लैटरल थिंकिंग की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये किसने दी है तो ये एडवर्ड डी बोनो ने दी है, यानी कि एडवर्ड डी बोनो। सिर्फ इतना से याद रखना है कि एडवर्ड यानी कि लैटरल थिंकिंग का संबंध एडवर्ड डी बोनो से है सिर्फ, और उस यानी कि जो लैटरल थिंकिंग है उसका संबंध क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता से है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो प्रतिभाशाली बच्चे एंड क्रिएटिव बच्चों की हमने बात की, और यानी समावेशी शिक्षा में बहुत यानी कई तरह के बच्चों को शामिल किया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रही बात जो डिस्कस की। फ्रेंड्स अब जो इस सेशन में जो रहा है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो कितना भी लंबा ये टॉपिक जा सकता है, कितनी भी लंबी वीडियो जा सकती है, जो डिस्कशन बहुत भी लंबा हो सकता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन
का क्षेत्र इतना ब्रॉड है क्योंकि उसके बारे में यदि हम डिस्कस करने लग जाएं तो 2 से ढाई घंटे भी कम है। लेकिन हम शॉर्ट में जो जो चीज़ें प्रीवियस ईयर पे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जो बिल्कुल मेन टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट ऐसी आशा करते हैं कि इन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछे जाएं और पूछे भी जाते हैं। यदि और नई चीज़ कोई इंक्लूडेड होती है नेक्स्ट एग्जाम्स में तो आगे आने वाले जो सेशंस रहेंगे उन पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब जो इस सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है। आगे इस सेशन में क्या क्या बचा है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि समावेशी शिक्षा यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा के जो क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने को रह गए हैं। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य डिस्कस करेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पार्ट 2, ये रहा पार्ट 1। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या गाइडलाइन हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा से संबंधित उसके बारे में, यानी कि RPWD एक्ट यानी 2016 में एक अधिनियम आया जिसे हम RPWD एक्ट कहते हैं, ठीक है, यानी कि राइट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं उनके कुछ अधिकार हैं, वो एक्ट आया, उसके बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं RPWD एक्ट क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स 2 जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य RPWD एक्ट 2016 एंड इससे संबंधित यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो सेशन है तभी अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा क्योंकि हम पूरी तरह से इसको डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि इसका कंटेंट इतना बड़ा है, क्योंकि एक ही क्लास में समावेश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें यानी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, RPWD एक्ट 2016 और क्वेश्चंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेशन आपको हेल्प करेगा और इस सेशन को देखने के बाद आपको सेकंड सेशन ज़रूर से देखना है क्योंकि तभी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन समझ आएगा और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके ध्यान में रहेंगे।